राष्ट्रीय पोशाक का डिजाइन। तो 19वीं सदी के अंत तक, 19वीं सदी के अंत तक भारत के चारों ओर राष्ट्रीय भावना हिलोरे मारने लगी थी। कब? 19वीं सदी के अंत तक भारत के चारों ओर राष्ट्रीय भावना हिलोरे मारने लगी थी। और भारतवासी कौन? जो भारतवासी थे, हमारे भारत के भारतवासी, भारत के कौन होंगे? भारतवासी होंगे, है ना? जो भारतवासी राष्ट्रीय एकता को व्यक्त करने वाले सांस्कृतिक प्रतीक गढ़ने में जुट गए थे। कलाकार राष्ट्रीय शैली की कला तलाश रहे थे, जबकि कवि राष्ट्रीय गान रच रहे थे। हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। हाँ, राष्ट्रीय गान। जो कवि थे वो राष्ट्रीय गान रचने में लगे हुए थे। क्या है? जन गण मन। राष्ट्रगान रचने में जो है लगे हुए थे। और राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को लेकर भी बहस चल रही थी। तो बताओ, राष्ट्रीय हमारे झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? हमारे झंडे का डिजाइन तैयार किया था किसने? पिंगली वेदई। कौन है वो? पिंगली वेदई। पिंगली वेदई ने हमारे झंडे का क्या किया था? डिजाइन तैयार किया था, पिंगली वेदई ने। तो इस पर बहस छिड़ी थी। राष्ट्रीय पोशाक की खोज राष्ट्र की पहचान को प्रतीकात्मक ढंग से परिभाषित करने की इसी प्रक्रिया का हिस्सा थी। और हिंदुस्तान के कई भागों में ऊंची जाति व ऊंचे वर्ग स्त्री पुरुषों ने क्या किया? पोशाक को लेकर सचेत प्रयोग किए। क्या किए? एक्सपेरिमेंट किए। बंगाल के टैगोर खानदान ने, बंगाल का कौन सा था? टैगोर खानदान। बंगाल का टैगोर खानदान, बंगाल का टैगोर खानदान ने क्या किया? 1870 के दशक से ही हिंदुस्तानी मर्दों और औरतों के लिए राष्ट्रीय पोशाक डिजाइन करने की क्या की? कोशिश की। ये डिजाइनर थे, ठीक है ना? और रविंद्रनाथ टैगोर की राय थी। किसकी? रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर की क्या राय थी? कि भारतीय राष्ट्रीय पोशाक में हिंदुस्तानी और फिरंगी परिधान का ही नहीं, बल्कि हिंदू और मुसलमानी पोशाक का भी मेल होना चाहिए। इस तरह बटनदार लंबा कोट, लंबा कोट देखते ना आप, बटनदार होता है लंबा कोट, यानी कि चपकन पुरुषों के लिए सबसे सही माना गया। और इसी तर्ज पर देखो क्या हुआ? अलग अलग क्षेत्रों की पारंपरिक वेशभूषा से प्रेरणा ली गई और आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? आईपीएस बनने वाले पहले भारतीय सदस्य कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये पहले भारतीय आईपीएस थे। और आईपीएस की पत्नी कौन थी इनकी? इनकी पत्नी थी ज्ञानदान नंदिनी। ज्ञानदान नंदिनी देवी, देवी भी लगा देंगे भाई, ठीक है ना? क्या है? देवी। इन्होंने देखो क्या क्या 1870 के दशक में बंबई से कलकत्ता लौटकर आ गई है। क्या आ गए? बंबई से कलकत्ता लौटकर आ गए। और उन्होंने फारसी शैली की साड़ी अपनाई। कौन सी? फारसी शैली की साड़ी। फारसी शैली, फारसी शैली, फारसी शैली की क्या अपनाई इन्होंने? साड़ी। पैरों में बंधन है, अपनाई। और जिसका पल्लू बाएं कंधे पर, बाएं कंधा कौन सा होगा? ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, यानी कि ये वाला। बाएं कंधे पर ब्रोच से गुंदा हुआ होता था। और उसके साथ ब्लाउज जो कि चुटिया पहनी जाती थी। क्या है? ब्लाउज और चुटिया बनाई जाती थी। चोट चुटिया के साथ देखो पैरों में जूतियां। क्या? जूतियां, जूते होते हैं ना, जूतियां होती है लड़कियों की। भाई लड़कियों को ज्यादा पता होगा, है ना? लड़कियों को पता होगा इस बारे में ज्यादा, है ना? लड़कियों को पता होगा इस बारे में ज्यादा है। जूतियां पहनी जाती थी। और इनको फौरन ब्रह्मा समाजी, जो ब्रह्म समाज की महिलाएं थी, उन्होंने भी अपना लिया। इसी वेशभूषा को फौरन ब्रह्म समाज की महिलाओं ने भी अपना लिया। और तब से इसे
ब्रह्मी का साड़ी के नाम से जाना जाने लगा। यह शैली जल्द ही महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, कहां पर, यह शैली जो थी फारसी शैली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी क्या होने लगी, यही शैली ब्रह्म समाजियों में चल पड़ी और गैर ब्रह्म समाजियों में भी चल पड़ी। लेकिन अखिल भारतीय शैली विकसित करने की यह कोशिशें पूरी तरह सफल नहीं हुई। आज भी गुजरात, केरल, असम की महिलाएं भिन्न भिन्न किस्म की साड़ियां पहनती हैं। कैसी, भिन्न भिन्न किस्म की साड़ियां पहनती हैं। अब देखो स्वदेशी आंदोलन के, जानते हैं स्वदेशी आंदोलन के बारे में, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन आपने देखा होगा 20वीं सदी के पहले दशक में बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन। कहां हुआ था ये स्वदेशी आंदोलन, कहां हुआ था, बंगाल में। और बंगाल कहां पर है, धरती पर ही है ना बंगाल, स्वर्ग में तो नहीं है। हाँ, बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ा है। अगर आपने गौर किया होगा कि इस आंदोलन के केंद्र में पहनावे की राजनीति थी। क्या थी, पहनावे की राजनीति थी। और यह क्या राजनीति थी, देखो आपको पता है कि अंग्रेज जब पहले व्यापार करने आए थे, जब पहले अंग्रेज व्यापार करने आए थे, तो हिंदुस्तानी सूती वस्त्र की जबरदस्त मांग पूरी दुनिया में थी। ध्यान से सुनना, हिंदुस्तानी सूती वस्त्र की जबरदस्त मांग पूरी दुनिया में थी। और 17वीं सदी में पूरे विश्व के उत्पादक का 1/4 भारत में बनता था। कितना, 1/4 भारत में बनता था। और 18वीं सदी के मध्य में अकेले बंगाल में 10 लाख बुनकर थे। अकेले बंगाल में कितने, 10 लाख बुनकर। लेकिन ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति ने कताई और बुनाई का मशीनीकरण कर दिया। कच्चे माल के रूप में कपास और नील, कच्चे माल के रूप में कपास और नील, हमने कपास की खेती के बारे में पढ़ा, नील की खेती के बारे में पढ़ चुके हम, ठीक है। नहीं देखा है तो आपने पीछे ही क्लासेस देख लेंगे आप, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो कपास और नील की मांग बढ़ गई और इसके साथ ही बदल गई विश्व की अर्थव्यवस्था। भारत की हैसियत में हिंदुस्तान पर राजनीतिक हुकूमत से ब्रिटेन को 2 फायदे हुए। वो 2 फायदे कौन कौन से थे, देखो क्या था, भारतीय किसानों को नील जैसी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया जा सकता था। नील की खेती करने के लिए भारतीयों को मजबूर किया जा सकता था। और सस्ते बने ब्रिटिश उत्पाद आसानी से यहां बने मोटे कपड़ों की जगह खपाए जा सकते थे। लेकिन 20वीं सदी में आकर बड़ी संख्या में लोगों ने ब्रिटिश मिलों में बने कपड़ों का क्या किया, बहिष्कार शुरू कर दिया। जो ब्रिटिश मिलें थी उनमें जो कपड़े बनते थे, लोगों ने क्या किया, उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। उनकी जगह खुदरी और महंगी और दुर्लभ खादी पहनने लगे। खादी बहुत महंगी होती है, ठीक है ना, तो खुदरी, महंगी और दुर्लभ खादी पहनने लगे। यह बदलाव कैसे आया अब, तो ब्रिटिश राज के खिलाफ बढ़ते विरोध को काबू करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने, किसने, लॉर्ड कर्जन ने देखो क्या किया। लॉर्ड कर्जन ने, कौन कौन जानता है लॉर्ड कर्जन के बारे में, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, कब, 1905 में बंगाल को विभाजित करने का फैसला किया। क्या किया, बंगाल का विभाजन, जिसको हम जानते हैं, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, बंगाल विभाजन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। बंग भंग की प्रतिक्रिया में स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। बंग भंग की, बंग क्या लिखेंगे, बंग और भंग, रंग में भंग है भाई, रंग में भंग मत डालना। तो बंग भंग की प्रतिक्रिया में स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। पहला तो लोगों से अपील की गई कि वे तमाम तरह के विदेशी उत्पादों का क्या करें, बहिष्कार करें और माचिस या सिगरेट जैसी चीजों को बनाने के लिए खुद उद्योग लगाएं। क्या करें, स्वयं उद्योग लगाएं। उन आंदोलन में शामिल लोगों ने कसम खाई कि वे औपनिवेशिक राज का खात्मा करके ही दम लेंगे, नहीं तो तब तक
नहीं छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यही नीति अपनाई गई। ठीक है, जन आंदोलन में शामिल लोगों ने क्या कर दिया, एक कसम खा ली थी, जब तक खात्मा नहीं करेंगे तब तक दम नहीं लेंगे। और खादी का इस्तेमाल देशभक्ति का कर्तव्य बन गया। क्या बन गया, कर्तव्य। खादी, खादी क्या बन गया, खादी का इस्तेमाल देशभक्ति का कर्तव्य बन गया। और महिलाओं से अनुरोध किया गया कि रेशमी कपड़े व कांच की चूड़ियों को फेंक दें और शंख की चूड़ियां पहने। किसकी चूड़ियां पहने, शंख की चूड़ियां पहने। शंख की चूड़ियां अभी देखी आपने, पापा की परियों ने देखी शंख की चूड़ियां? बताओ पापा की परी, आपने शंख की चूड़ी देखी, पहनी है कभी, इस्तेमाल किया कभी? देखना जाके, ठीक है। चलिए, तो क्या करें, शंख की चूड़ियां पहने। हथकरघे पर बने मोटे कपड़ों को लोकप्रिय बनाने के लिए गीत गाए गए। क्या गए, गीत गाए गए, कविताएं रची गई। पोशाक में बदलाव की बात ऊंचे तबके के लोगों को ज्यादा भाई, क्योंकि साधारण जो साधनहीन गरीब थे, साधनहीन गरीब थे, नई चीजें खरीद पाना उनके लिए मुश्किल था। गरीब लोगों के लिए क्या है, नई चीज खरीद पाना बहुत मुश्किल होता है, उस समय भी बहुत मुश्किल था। करीब 15 साल बाद उच्च वर्ग वाले भी वापस यूरोपीय पोशाक पहनने लगे। 15 साल बाद वापस यूरोपीय पोशाक पहनने लगे। हालांकि उस समय बहुत सारे लोग राष्ट्रहित में साथ आकर जुटे थे, लेकिन बाजारों में अटी पड़ी सस्ती ब्रिटिश वस्तुओं को चुनौती देना लगभग असंभव था। जैसे चीन का माल है ना भाई, चीन का माल बहुत सस्ता होता है और चीन चाइनीज माल ज्यादा टिकता भी नहीं है। तो वही हालत कहीं ना कहीं अगर हम एक तरह से देख के चलें, विचार करें, मान लेते हैं कि वैसे ही है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग राष्ट्रहित में एक साथ आ जुटे थे, लेकिन बाजारों में बाजार किससे अटा पड़ा था, ब्रिटिश वस्तुओं से अटा पड़ा था। तो ये चुनौती था, लगभग असंभव था, चुनौती देना क्या था, लगभग असंभव था। हालांकि चीन चीन के सामानों पर तो प्रतिबंध लगा दिया भारत ने, है ना। इन सीमाओं के बावजूद स्वदेशी के तजुर्बे ने क्या किया, देखो, महात्मा गांधी को यह सीख अवश्य दे दी कि ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतीकात्मक लड़ाई में कपड़ों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो महात्मा गांधी जी की क्या पोशाक थी, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी, देखो गांधी जी की सर्वपरिचित छवि यह है कि जिसमें वे खुले बटन, छोटी धोती पहनते और चरखा कात रहे हैं। चरखा कातने और खादी के दैनिक इस्तेमाल को उन्होंने महाप्रतीकों में बदल दिया। किसमें बदल दिया बच्चे, महाप्रतीकों में बदल डाला। आत्मनिर्भरता के इस प्रतीकों में क्या हुआ, देखो, ब्रिटिश मिलों में बने कपड़ों का विरोध भी प्रतिबंधित था। क्या था, विरोध भी प्रतिबंधित था। तो क्या करते थे, चरखा काते रहे, और चरखा कातने और खादी के दैनिक इस्तेमाल को उन्होंने महाप्रतीकों में बदल दिया। आत्मनिर्भरता ने इन प्रतीकों में ब्रिटिश मिलों में बने कपड़ों का क्या करने लगे, विरोध किया और प्रतिबंधित किया। महात्मा गांधी के वस्त्र संबंधी प्रयोगों में भारतीय उपमहाद्वीप में पहनावे के प्रति बदलते रवैये का सार छिपा हुआ था। गुजराती बनिया परिवार में पैदा होने के कारण, गुजराती बनिया परिवार में पैदा होने के कारण अपने लड़कपन में वे कमीज के साथ धोती या पैजामा पहनते थे और कभी कभार कोट भी पहन लेते थे। 19 साल की उम्र में 1888 में जब वे कानून पढ़ने लंदन गए, कब, 1888 में जब वे कानून पढ़ने लंदन गए तो उन्होंने अपनी चोटी कटवा दी। क्या कर दी, उन्होंने अपनी चोटी कटवा दी। बकायदा पश्चिमी सूट अपना लिया ताकि लोग उन पर हंसे नहीं। वापसी पर भी उन्होंने पश्चिमी सूट पहनना जारी रखा, भले ही एक पगड़ी और डाल ली। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका का क्या है, जोहान्सबर्ग
दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में क्या हुआ, 1890 के दशक में वकालत करते हुए उनका पहनावा पश्चिमी ही रहा, लेकिन जल्द ही उन्होंने फैसला किया कि असूटिक रहना एक तरह की राजनीतिक घोषणा है। लुंगी कुर्ता पहनने का पहला प्रयोग उन्होंने 1913 में, कब, 1913 में, 1913 में लुंगी कुर्ता पहनने का पहला प्रयोग उन्होंने कब किया, 1913 में। कहा किया, डरबन में। क्या कहा किया, डरबन, डरबन में किया, जब कोयला खदान मजदूरों को गोली मारे जाने के खिलाफ सिर मुंडवाकर उन्होंने अपना सार्वजनिक शोक जाहिर किया। क्या किया था, सार्वजनिक तौर पर शोक जाहिर किया। और भारत वापसी पर 1915 में वह काठियावाड़ी किसान की वेशभूषा में रहने लगे। जब 1815 में वापस आए तो काठियावाड़ी किसान की वेशभूषा में रहने लगे। 1921 में जाकर उन्हें वह छोटी धोती धारण की, जिसे कब, 1921 में, 1921 में जाकर उन्होंने वह छोटी धोती धारण की, जिसे वे आजीवन पहनते रहे। साल भर में स्वराज हासिल करने के उद्देश्य से असहयोग आंदोलन शुरू करने के एक साल बाद 2 सितंबर 1921, कब, 2 सितंबर 1921, 2 सितंबर 1921 को उन्होंने ऐलान किया कि मैं चाहता हूं कि 31 अक्टूबर तक कम से कम अपनी टोपी और गंजी को त्याग ही दूं और सिर्फ धोती से काम चलाऊं। देह बचाने के लिए कभी कभी चादर ले लूं। मैं इस बदलाव की सलाह इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पर उपदेश कुशल बहुतेरे में मेरी आस्था नहीं है। यानी मैं दूसरों से ऐसा कुछ करने को नहीं कहता जो खुद नहीं कर सकता। तब तक उन्होंने यह तय किया था कि वे यही पोशाक जीवन भर पहनेंगे, बल्कि 1-2 महीने के लिए प्रयोग भर करना चाहते थे। क्या करना था, चाहते थे, प्रयोग। लेकिन जल्द ही इसमें उन्हें गरीबों के प्रति निष्ठा का भाव दिखा और उन्होंने कभी कोई और वस्त्र धारण नहीं किया। हिंदुस्तान के फकीर सन्यासियों का बाना सचेत रूप से छोड़कर उन्होंने निर्धनतम भारतीय का पहनावा अपनाया। सफेद और खुदरी खादी, खादी कैसी होती है, सफेद और खुदरी। खादी उनके लिए शुद्धता, सादगी और गरीबी का प्रतीक था। इसे पहनना राष्ट्रीय भक्ति का पर्याय हो गया और पश्चिमी मील उत्पाद जो होते थे, पश्चिमी मील में जो भी उत्पाद बनते थे, कपड़ों के क्या कपड़े जो बनते थे भाई, पश्चिमी मिलों में जो भी कपड़े बनते थे उन कपड़ों का क्या हुआ, विरोध भी हुआ। जब 1931 में गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1931 में भाई गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1931 में गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था, गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी कहां गए थे, इंग्लैंड। कहां गए थे, इंग्लैंड। जब 1931 में गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी कहां गए, इंग्लैंड गए, तो बिना कमीज के वे छोटी धोती पहने हुए थे। जब वकिंघम, क्या बोलेंगे, वकिंघम पैलेस है ना, जब वे वकिंघम पैलेस जाने की बारी आई, उनकी बारी जब वकिंघम पैलेस जाने की आई तो उन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया और सम्राट जॉर्ज पंचम, कौन सा सम्राट था, सम्राट जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम के सामने भी धोती ही पहने हुए उनके सामने ही पधारे। जब पत्रकारों ने उनसे कहा कि सम्राट के हुजूर में जाने के लिए उन्होंने पर्याप्त कपड़े पहन नहीं रखे हैं, तो उन्होंने मजाक में जवाब दिया कि सम्राट ने हम दोनों के हिस्से के कपड़े पहन तो रखे हैं, खादी पहनना सबके बूते में नहीं था। देखो खादी बहुत महंगी थी, ठीक है ना, सब नहीं पहन सकते थे। महात्मा गांधी का सपना था कि पूरी राष्ट्र खादी पहने। उन्हें लगता था कि खादी से जाति धर्म आदि के भेद मिट जाएंगे, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलना
क्या सबके लिए आसान था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आसान था। क्यों? देखो, क्या इस तरह की एकता मुमकिन थी? बहुत सारे लोग उनके जैसा इकहरा किसानी वस्त्र नहीं पहन सकते थे। सब चाहते भी थे, सब चाहते भी थे, लेकिन सब चाहते भी नहीं थे। आइए देखें कि गांधी जी के आह्वान पर कैसी प्रतिक्रियाएं, जब गांधी जी ने आह्वान किया खादी पहनो, तो क्या क्या प्रतिक्रियाएं। इलाहाबाद के सफल वकील और राष्ट्रवादी मोतीलाल नेहरू, कौन? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जिन्हें हम चाचा नेहरू भी कहते हैं, है ना। मोतीलाल नेहरू ने अपना बेशकीमती पश्चिमी सूट त्याग दिया और हिंदुस्तानी धोती कुर्ता अपना लिया, लेकिन उनकी पोशाक मोटे खुदरे कपड़े की ना होकर बारीक कपड़े से बनी होती थी। जाति प्रथा के चलते सदियों में वंचित तबकों का पश्चिमी शैली के कपड़ों के प्रति सहज आकर्षण था। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर, जानते हैं ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जैसे राष्ट्रभक्तों ने पाश्चात्य शैली का सूट भी कभी नहीं छोड़ा। कई सारे दलित 1910 के दशक तक सार्वजनिक मौकों पर क्या करते थे? जूते, मोजे और थ्री पीस सूट पहनने लगे थे। मोजे जेंटलमैन वाले हैं, है ना, जो कि उनकी तरह से आत्मसम्मान का राजनीतिक वक्तव्य था। एक महिला ने तो देखो क्या किया, एक महिला ने चिट्ठी लिखी 1928 में, 1928 में चिट्ठी लिखी एक महिला ने गांधी जी को। गांधी जी को क्या लिखा? महाराष्ट्र से लिखी। वो चिट्ठी कहां से लिखी थी? महाराष्ट्र से। एक महिला ने, कि 1 साल पहले मैंने आपको हर किसी के खादी पहनने की गंभीर जरूरत पर बोलते हुए सुना और हमने खादी अपनाने की ठानी, लेकिन हम गरीब गुरबा हैं। हमारे पति कहते हैं कि खादी महंगी है। मैं मराठी होने के नाते 9 गज की साड़ी पहनती हूं और बड़े बुजुर्ग उसे घटाकर 6 गज करने की बात पर राजी नहीं होंगे। सरोजनी नायडू, सुना है नाम? किसने सुना है सरोजनी नायडू का नाम? सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू और कमला नेहरू, कमला नेहरू, सरोजनी नायडू और कमला नेहरू जैसी महिलाएं भी सफेद हाथ से बुने मोटे कपड़ों की जगह रंगीन व डिजाइनदार साड़ियां पहनती थी। अब देखो, इस कहानी से हमारा निष्कर्ष क्या निकला? आज की कक्षा से हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है कि इस तरह के पहनावे में बदलाव का इतिहास एक तरह जहां सांस्कृतिक रुचि और सौंदर्य की परिभाषा में बदलाव से जुड़े हैं, वही एक धार्मिक, आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व राजनीतिक संघर्ष के मामले से भी उलझा हुआ है। इसलिए वेशभूषा में जब परिवर्तन दिखे तो हमें पूछना चाहिए, ये परिवर्तन क्यों होते हैं? इनसे हमें समाज और उसके इतिहास के बारे में क्या पता चलता है? इससे हमें रुचि और टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, बाजार और उद्योग में आए किन बदलाव के बारे में जानकारी मिलती है? ये सभी हमें पूछना पड़ता है, पूछना चाहिए। जय हिंद।